हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गया है। बोला गया जब तक शिवराज सरकार स्वयं आके अतिथि शिक्षकों को लिखित में घोषणा नहीं करती है तब तक अतिथि शिक्षक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। और अगर सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं करती है तो अतिथि शिक्षक बीजेपी के विरोध में जा सकते हैं, जो सरकार अभी है। ठीक है फ्रेंड्स। और अतिथि शिक्षकों के साथ साथ नियमित शिक्षक भी बैठे हुए हैं और प्राचार्य बैठे हुए हैं और बहुत से संगठन के अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं। सभी की एक ही मांग है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण और सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। जो नियमित शिक्षकों को वेतन दिया जाता है वो अतिथि शिक्षकों को वेतन मिलना चाहिए। अतिथि शिक्षकों को 5,000, 7,000, 9,000 दिए जाते हैं। नियमित शिक्षकों को 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपये दिया जाता है। तो यही अतिथि शिक्षकों की मांग है, इनको भी 50,000 रुपये वेतन दिया जाए और नियमितीकरण किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ कि अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है, सरकार से क्या गुहार लगाए। वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट पाने के लिए। पूरा वीडियो जरूर देखें। अनशन है, ये जो बुलाई गई है आमरण अनशन अतिथि शिक्षक संघ द्वारा, ये मात्र ध्यानाकर्षण है। लेकिन अगर आप हम तक पहुंच गए हैं, हम पहुंच रहे हैं, तो ये जरूर है, हम आश्वासन इतना जरूर दिलाते हैं कि अगर हम लोगों के पक्ष में कार्य होता है तो ये अतिथि शिक्षक सभी वर्तमान सरकार के पक्ष में हैं। और अगर यहाँ से अतिथि शिक्षक के विपक्ष में कार्य इस पंचवर्षीय भी नहीं होता है तो इसका खामियाजा भी वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। नहीं, जो हमारे साथी बैठे हैं, आमरण अनशन बैठे हैं, हम लोग कैसे खाना खा सकते हैं? कितने दिन भूखे प्यासे रहेंगे आप लोग? जब तक हमारे साथी तिवारी जी हैं, मैं भी इनके साथ हूँ, हमारे साथी भी इनके साथ हैं, हम लोग यहाँ बैठ गए हैं, तो जब तक हमारे साथी अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, शासन से हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा, तो हम लोग बैठे रहेंगे, अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। ये बताइए कि जो रेगुलर शिक्षक होते हैं, नियमित ऑलरेडी जो हो चुके हैं, और ये जो आप लोग हैं अतिथि शिक्षक, इन दोनों में फ़र्क क्या है? नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षक में ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। किस बात का फर्क है पेमेंट का और पढ़ाने का। नियमित शिक्षक है ज़्यादा पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, वो केवल स्कूलों में बैठे रहते हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं अतिथि शिक्षक। और सैलरी को लेकर के? सैलरी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आज वो 1,00,000 से ऊपर वेतन पा रहे हैं, अब हम लोग 5-7 हज़ार में अटके हुए हैं। वो भी अस्थायी है, कोई निश्चित नहीं है। हमारे साथी आधे से अधिक बाहर हो चुके हैं शासन की नीतियों के कारण। क्या लगता है आपको कि इस अनशन पर सरकार के द्वारा गौर किया जाएगा? बहुत आंशिक रूप से, बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विगत 3 पंचवर्षीय से हम लोगों को आश्वासन देते चले आ रहे हैं और आश्वासन उनका लागू ही नहीं हो रहा है। ये हम लोग जैसे हमारी उम्र ही देखिए, मैं 54 वर्ष का हूँ, 2007-8 से शिक्षक व्यवस्था में लगा हूँ। वकालत को छोड़ कर आया कि इसीलिए हो सकता है कुछ स्थायी नीति हो जाए तो हमारा जो परिवार का भरण पोषण सही तरीके से हो सके, लेकिन नहीं हो सका। हमने वकालत भी छोड़ दिया, अतिथि शिक्षक से भी बाहर हो गया, न घर के रह गए न घाट के रह गए। ये सिर्फ सीधी जिले में है या कहीं और भी चल रहा है? नहीं, अनशन तो हर धीरे धीरे सभी जिलों में हमारे प्रदेश में चल रहा है। आमरण अनशन केवल सीधी में चल रहा है। तो इस पूरे मामले पर जो है आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार मैं कहूँगा छायाकार को कि घुमाएं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है युवा से लेकर के एक बुजुर्ग व्यक्ति तक, यानी कि 16 साल, 17 साल, 18 साल से युवा जो है जो काम कर रहे थे आज वो वृद्ध हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर आप खुद बता रहे हैं कि हम 16 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ कि हम किस विद्यालय में हैं और क्या उस विद्यालय में रहेंगे तो उसी विद्यालय में मेरा नाम रहेगा या फिर वहाँ से मुझे निकाल दिया जाएगा। इस बात को भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा कि मैं उस विद्यालय में रह सकूँ। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और बात करके जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका? इनकी मांगें तो खैर मानी जानी चाहिए। हम अपने मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा में भी इनकी मांगें समावेश किया हूँ और आशा करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सुनेंगे। इन लोगों की मांगें माननी चाहिए। मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। जी, आप अगर हमारी मांगों को आप क्या कहेंगे? हमारा भी कहना है कि ये लोग वाकई में सही बोल रहे थे, इन लोगों को न्याय उचित मिलना चाहिए। कम से कम भाई साहब तिवारी जी बोल रहे थे कि हमको नियमित 12 महीने रखा जाए, बीच में छुट्टी दे देते हैं। इनका एक दिन के लिए भी कार्य जो है निश्चित नहीं कि कल ड्यूटी में जा पाएंगे, कि कोई नया पदस्थ हो जाता है तो इनका जो है पद वहीं से समाप्त हो जाते थे। अभी अतिथि शिक्षक नहीं, हम तो प्राचार्य हैं। आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपना है, उसमें आदरणीय गौतम जी बुलाए हैं। हम नियमित प्राचार्य हैं और प्राचार्य मंच के अध्यक्ष की तरफ आप सपोर्ट करते हैं? हम सपोर्ट कर रहे हैं, इनको मिलना चाहिए, इनकी जगह हम। और भी लोगों से हम बात करेंगे जो कि लगभग युवा हैं, जो कई सालों से काम कर रहे हैं, 2-3 सालों से। जी, आपसे भी बात करेंगे। मेरी मांग ये है कि अतिथि शिक्षकों की सेवा अभिलेख भी बनवाया जाए, अन्यथा इनका कोई रता पता नहीं रहेगा कि कब इनकी नियुक्ति हुई, कहाँ पोस्टिंग हुई, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ।
यदि इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना है तो ये शासन के ऊपर ये भी दबाव बनाना है कि मेरा सेवा विधेयक बनाया जाए, यही मेरा कहना है। लेकिन इस बात को कई बार जो है रखा गया, आपके द्वारा कई बार एक ज्ञापन सौंपा गया, आपके द्वारा जिला कलेक्टर के सामने इस बात को रखी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कलेक्टर आदेश जारी करें सभी संकुल प्राचार्य को अथवा जो उसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि इनके सेवा विधेयक बनाए जाएं, तभी इनके का नाम से पदस्थ होने का प्रूफ रहेगा, अन्यथा इनको मौखिक निकाल देंगे, कोई प्रूफ नहीं रहेगा, कोर्ट में भी ये जाने लायक नहीं रह जाएंगे। यदि सेवा अभिलेख इनका बना है तो ये यहाँ नहीं निपटारा होगा तो कोर्ट से निपटारा हो जाएगा, कोर्ट से राहत मिलेगी, ये मेरा कहना है। जी, और भी युवाओं से बात करेंगे हम। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी बताएं। मैं विगत 6 या 7 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। मेरा मुख्य सब्जेक्ट अंग्रेजी विषय है और मैं सिमरिया हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि सबसे मैं प्रमुख क्या है कि मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने आदरणीय नोखेलाल तिवारी जी को, जो हमारे प्रति इन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा हुआ है और ये बहुत अच्छा उनका प्रयास है। कम से कम उन्होंने इतना प्रयास तो किया है हम लोगों के प्रति। हाँ, ये ज़रूर थोड़ा हम लोगों को दुख होता है कि हमारे जो और अतिथि शिक्षक भाई हैं वो कार्यक्रम में नहीं आते हैं, दूरी बना के रखते हैं। वो ऐसा लगता है कि वो निराश हो चुके हैं और उनको ये लगता है कि कभी अब भविष्य में हमको कुछ नहीं मिलेगा, जबकि हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में ऐसे प्रभावशाली शिक्षक अतिथि शिक्षक हैं कि वो अपनी छाप छोड़ते हैं विद्यालय में, इतना अच्छा अध्यापन कार्य करते हैं कि रेगुलर वाले भी उनकी तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि बच्चे जो हैं स्कूल के वो भी तारीफ करते। तो ये बताइए, जब इस तरह की अगर उनके अंदर काबिलियत है तो ये तो बनी बात है कि उनको उनके मन मुताबिक उनको अधिकार मिलना चाहिए। हम कोई भिक्षा नहीं मांग रहे हैं कि शासन प्रशासन से भिक्षा मांग रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोई मान लीजिए एग्जाम अगर हो रहा है तो उसमें कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, ऐसे भी नहीं, बहुत सारे अतिथि शिक्षक क्वालिफाई कर चुके हैं एग्जाम जो है, लेकिन फिर भी वो बेचारे आज भटक रहे हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारा कोई ये हमारी एकदम ये वाजिब मांग है और इस शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और आरक्षण का नियम भी जो लगाया है कि मतलब 3 साल उन्होंने काम किया और उनको भी वही दिया जा रहा है जो 10 साल काम किए हैं, इसमें भी एक विसंगति है, इसको दूर करना चाहिए। कम से कम जो ज़्यादा वर्षों तक कार्य किए हैं और उनको अतिरिक्त उनको बोनस अंक देना चाहिए और उनको है ना, उनको बोनस देना चाहिए और ताकि वो विभाग में शामिल हो सकें, विभागीय प्रक्रिया में, और वो तन मन धन से लगे रहते। जैसा कि हमारे तिवारी जी ने बताया कि 20-22 दिन का कार्य नहीं रहता हमारा, कम से कम 26-27 दिन का रहता है, लेकिन हमको वही 20-22 दिन का मान लीजिए या कि जो 93 जो रहता है घंटे का पीरियड रहता है उसके हिसाब से पेमेंट दिया जाता है, जो कि गलत है। और छुट्टी का काट लिया जाता है, जैसे सितंबर अक्टूबर में इन्होंने बताया कि उसका वेतन पूरा हमको नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई संकुल में कई महीनों का वेतन नहीं दिया जाता, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसका तो विरोध करने के लिए लगातार देखा जाता है कि आप लोग ज्ञापन सौंपते हैं कि भाई सैलरी उन्हें मिले, लेकिन क्या उस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं? नहीं होती है, लेकिन मतलब काफ़ी देर हो जाती है और सही तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें कोई सिस्टम बना नहीं है और हर जगह इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी संकुल में इनको धमकियां मिलेंगी, तुमको निकाल दिया जाएगा, तुम अगर इस तरह बोलोगे, हमारी कुछ अगर वो मांग करते हैं तो इनको धमकियां दी जाती हैं। तो इस तरह की सभी सारी समस्याएं, हमने कोई अपराध नहीं किया है, कोई अपराध किया है, हमारा हक है उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हर जगह कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उनको हमको ध्यान नहीं देना। बहुत सारे 90% आपको मिल जाएंगे जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और इसलिए हमको हमारा वाजिब हक मिलना चाहिए। आप ये देखिए कि रोजगार सहायकों को बिना कोई परीक्षा लिए उनको नियमित कर दिया गया, उनका वेतन बढ़ा दिया गया, जबकि हमारे बीच में कई अतिथि शिक्षक साथी ऐसे हैं जो एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल, मैं चीज़ों को ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को और हमारी मांगे पूरी करना चाहिए और पंचायत महापंचायत बुलाकर सभी मांगों पर गौर करना चाहिए और जो उचित लगे उसके हिसाब से। हमारी तो मांगे हैं कि 12 महीने का कार्यकाल और 62 वर्ष का सेवा काल होना चाहिए, तो कम से कम हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए शासन को। बिल्कुल, ये जो मांगे हैं जायज़ मांगे हैं और इस पूरे मामले पर जो है आपके द्वारा एक एक बातें कही जा रही हैं, आपके द्वारा भी एक एक बातें रखी जा रही हैं कि किस तरीके का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये देखी जाती है कि इनकी सैलरी भी इतना ज़्यादा नहीं कि अगर ये स्टोर कर सके उससे कि मैं इसे सेव कर सकूंगा, लगभग 2-4 महीने अगर ना भी मिले तब भी मैनेज हो जाएगा। आज हर एक व्यक्ति के घर का खर्चा कम से कम 1000 से 500 तक का खर्च होता है, लेकिन वही जो है देखा जाए तो लास्ट में इनके हाथ में 7000 या 9000 रुपये ही लगते हैं। हम बात करेंगे आपसे भी अंचित से जानने का प्रयास करेंगे, आप भी जो है अतिथि शिक्षक हैं, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? पहले तो तिवारी जी ने बहुत सारी बातों पर टिप्पणी कर दी, प्रकाश डाल दिया, ऐसी कुछ चीज़ें बची नहीं जिन पर विशेष प्रकाश डाला जाए। लेकिन उन्होंने अपनी उम्र की बात की कि हमने पूरा समय गंवा दिया, अपने जीवन का लगभग संपूर्ण समय गंवा दिया। अगर हम उम्र की बात की जाए, हमारे जो नौजवान साथी हैं
अभी भैया ने बताया कि जो परीक्षा दे चुके हैं उन पे अभी विसंगतियाँ हैं, हम लोग ओवर एज हो रहे हैं इसी आशा पर कि एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तैयारियाँ भी कर रहे हैं, पेमेंट भी कम है, तमाम चीज़ों को लेकर भी उस समय दे रहे हैं लगभग 6 से 7 घंटे। सरकार खुद कहती है कि किसी भी निजीकरण की बात हो या सरकार की बात हो लगभग 11,000 15,000 रुपये पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन सरकार जो अपने अधीनस्थ लोग हैं उनको 5,000 7,000 9,000 पेमेंट दे रही है, खुद अपनी बात से पहले तो विमुख है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि युवा मेहनत भी कर रहा है, लगा हुआ है 7-7 घंटे 6-6 घंटे, क्योंकि 10 बजे से 4 बजे तक लगातार लोग लगे रहते हैं। तमाम वो चीज़ें हैं जो आपने शायद इंट्रो में कही भी हैं, शुरुआत में कही हैं कि ऑफिस का काम देखना हो। सरकार को खुद पता है कि कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जो बिना अति शिक्षक के खुल नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर उन्हें दायित्व दिया गया है तो फिर उनके आगे के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आज का नवनिहाल तैयार करने की जिम्मेदारी अति शिक्षक को है तो अति शिक्षक के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये तमाम सवाल हैं। हम छोटी छोटी पंचायतों की बातों को लेकर अभी आपने कहा कि लगभग घर में बैठे 1,000 रुपये हम फ्री में महिलाओं को दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी बजट की आप बात करते हैं, करोड़ों रुपए उधार ले रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो उसी पर निर्भर हैं और 4-4 5-5 महीने की पेमेंट नहीं आई है, आगे का कैसे व्यवस्था हो ये किसी को पता नहीं है।